Welcome back to Ajanachal Daily Current Affairs series, and today we will discuss the combined current affairs for 9th and 10th of November. So here the question number 1 is on your screen. As per a recent NASA study on climate change, which crop is said to see a growth of 17% due to climate change? The answer is option B, wheat. Wheat के साथ साथ मेज के प्रोडक्शन पर भी गहरा प्रभाव पड़ने वाला है क्लाइमेट चेंज का. सो अकॉर्डिंग टू अ न्यू नासा स्टडी published in the journal Nature Food Climate Change may affect the production of maize and wheat by 2030 under a high greenhouse gas emissions scenario. So as per the study, maize crop yield are projected to decline by 24%, while wheat could potentially see a growth of about 17%. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि wheat के प्रोडक्शन में ग्रोथ हो सकती है 17%, लेकिन मेज के प्रोडक्शन में डिक्लाइन हो सकता है 24% तक आने वाले समय में, आने वाले 2 डिकेड्स में. So this is due to increase in temperature, shift in rainfall patterns and elevated surface CO2 concentrations from greenhouse emissions. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि wheat और maize के प्रोडक्शन एरियाज पूरे वर्ल्ड में क्या हैं. तो बेसिकली इंडिया में, अमेरिका में और यहाँ पर हम यूरोप, अफ्रीका में देखेंगे, सभी कॉन्टिनेंट्स में मेज और wheat का प्रोडक्शन होता है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्लाइमेट चेंज के लिए. तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्तु वरस इज द न्यू ईयर डे सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? द आंसर इज ऑप्शन बी, गुजरात. गुजरात में न्यू ईयर सेलिब्रेशन को बेस्तु वरस बोलते हैं. सो बेस्तु वरस और गुजराती न्यू ईयर इज सेलिब्रेटेड इन कार्तिक मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर. डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेस्तु वरस क्या है या वर्षा प्रतिपदा क्या है. So people celebrate this day by preparing new books to keep accounts called the चोपड़ा. तो यहाँ पर चोपड़ा क्या है, ये भी चीज आपको याद रखना है. गुजरात में न्यू ईयर पे लोग नए अकाउंट बुक्स ओपन करते हैं, जिन्हें चोपड़ा बोलते हैं. दे ऑल्सो वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड कृष्णा ऑन दिस डे. The next question is, parties of which state have decided to stage a protest on November 14 in the demand for a separate state? त्रिपुरा में सेपरेट स्टेट की डिमांड चल रही है, जिसका नाम है त्रिपुरा लैंड. त्रिपुरा लैंड नाम आपको याद रखना है. सेपरेट स्टेट की डिमांड चल रही है त्रिपुरा में, विच इज एन जो डिमांड है वो इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा IPFT के द्वारा चल रही है, विच इज एन अलाई ऑफ द रूलिंग BJP गवर्नमेंट इन त्रिपुरा. Few other like-minded parties, including the opposition, Tipra Motha, are expected to join the demonstration. तो Tipra Motha ये पार्टी भी इसे ज्वाइन कर सकती है. इस तरीके से आप देखेंगे त्रिपुरा लैंड की डिमांड बहुत ही जोर से त्रिपुरा में चलाई जा रही है. अगला क्वेश्चन है हमारा, which state government has approved the creation of New Eastern West Khasi Hills District? The answer is option number C, मेघालय. मेघालय में नए ईस्टर्न वेस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्रूवल दे दिया गया है November 5, 2021 में, to upgrade the Merang civil subdivision to a full-fledged district called Eastern West Khasi Hill District. So Merang is now a subdivision under the West Khasi Hill District, and the new Eastern District, Eastern West Khasi Hill, will be inaugurated on November 10, 2021. जिसका अनाउंसमेंट किया मेघालय की चीफ मिनिस्टर कॉनराड सांगमा ने. तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मेघालय की चीफ मिनिस्टर कौन है करंटली? कॉनराड सांगमा. So let's come to the next question. Which world leader was awarded the prestigious Padma Vibhushan Award 2021 for his contribution in the field of public affairs? Public affairs के फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जी को. ये है शिंजो आबे, जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है. पद्म विभूषण सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है आफ्टर भारत रत्न. राइट, तो बढ़ते हैं आगे. विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल्ड सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग हैंडबुक? सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग हैंडबुक ही रिलीज की गई है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा. इस बुक में कहा गया है कि cities will be the hotspots as global warming continues uncontrolled. Overheated cities will face climate change caused twice those of the rest of the world because of the urban heat island effect. The report is based on analysis of world's 1692 largest cities. Urban heat island effect क्या होता है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में. अब यहाँ पर आप इमेज में देखिएगा,
ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स आपको नजर आ रहे हैं, इन बड़े बड़े बिल्डिंग्स के बीच का जो एरिया होता है लोअर लेवल पे, बेस लेवल पे, यहाँ पे हीट वेव्स इजीली आ तो जाती हैं लेकिन बाहर निकलने में प्रॉब्लम होती है और वो ट्रैप होके रह जाती है, जिसकी वजह से इस एरिया का जो टेम्परेचर है वो एज कंपेयर टू द ओपन एरिया काफी ज्यादा होता है और इसी को हम बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। यानी कि इस पूरे एरिया में हीटिंग ज्यादा हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, जो कि एक हीट आइलैंड की तरह बिहेव करता है एज कंपेयर टू द अदर एरिया और पेरिफेरी। इसी को हम बोलते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। और यहाँ पर अगर हम इन्हीं बिल्डिंग्स के आसपास कूलिंग को बढ़ाते हैं या हम कहें कि काफी सारे पेड़ पौधे लगाते हैं, ग्रीन बिल्डिंग्स को प्रमोट करते हैं, तो वो जो हीटिंग है वो कहीं ना कहीं हम उसे कॉम्बैट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और साथ ही साथ कूलिंग अप्लायंसेस को भी हम कम कर सकते हैं, क्योंकि आसपास अगर पेड़ पौधे होंगे तो आपको नेचुरल कूलिंग मिलेगी, जिसके लिए फिर आपको एसी या दूसरे कूलिंग इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिनकी वजह से कार्बन एमिशन और ज्यादा बढ़ता है। तो यहाँ पर दो फायदे होने वाले हैं, एक तो ये कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट से हम दूर रह सकते हैं, दूसरा ये कि ऑटोमेटिक हमें कूलिंग इक्विपमेंट्स की जरूरत कम पड़ेगी, राइट। तो ये बेसिकली रिपोर्ट में कहा गया है, रिपोर्ट का नाम है सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग हैंडबुक। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। As of November 2021, how many countries are the part of Powering Past Coal Alliance? Powering Past Coal Alliance के total members हैं 48. Remember, 48. It is an international alliance dedicated to phasing out coal, because you all know that कि coal का जो रिजर्व है वो हमारे वर्ल्ड में इतना कम होता जा रहा है कि आने वाले समय में जो डिमांड है आज के टाइम के कोल की उसे फुलफिल करना पॉसिबल नहीं है। तो कोल को कैसे फेज आउट किया जाए, कौन सी अल्टरनेटिव टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं ताकि कोल की जो रिक्वायरमेंट है वो धीरे धीरे कम हो सके, इन सारी चीजों पे बात करता है पावरिंग पास्ट कोल अलायंस, ताकि कोल के रिजर्व को सिक्योर रखा जा सके और आने वाले समय में अल्टरनेटिव हमारे सामने हो सके। तो रिसेंटली 28 कंट्रीज ने अभी इस अलायंस को ज्वाइन किया है, जिसके बाद टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हो गए हैं 48। न्यू मेंबर्स कौन कौन है पीपीसीए के, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूक्रेन, पोलैंड एंड सिंगापुर। हार्वर्ड, चाइना एंड इंडिया एंड द यूएस, the three biggest burners of coal worldwide, have not joined the PPCA। बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि क्या इंडिया मेंबर है पीपीसीए का, पावरिंग पास्ट कोल अलायंस का, क्योंकि वो सबसे बड़ा कोल का बर्नर माना जाता है, वन ऑफ द बिगेस्ट बर्नर ऑफ कोल वर्ल्ड वाइड। तो क्या इंडिया इसका मेंबर है? बिल्कुल नहीं है मेंबर, ये चीज आपको याद रखनी होगी, राइट। आपसे अगर क्वेश्चन में ये दे दिया जाएगा कि इंडिया इज द वन ऑफ द 3 बिगेस्ट बर्नर्स ऑफ कोल वर्ल्ड वाइड, सो डज इंडिया इज अ मेंबर ऑफ पीपीसीए, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते कि भाई इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है तो मेंबर भी होगा। जैसे कि हम कार्बन में देखते हैं कि कार्बन को कंट्रोल करने के लिए इंडिया कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर है ताकि हम उसे फेज आउट कर सकें, राइट। तो कोल के लिए यहाँ पर वो चीज फॉलो नहीं हो रही है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which organization has launched a smart anti-airfield weapon along with Indian Air Force? The answer is option B, DRDO। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और IAF ने मिलकर 2 फ्लाइट टेस्ट जो कि इंडिजिनियसली डेवलप की गई है स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन बनाया है। The weapon was launched by IAF aircraft from Chandan ranges of Jaisalmer, Rajasthan, as per Defense Ministry statement. इसकी मैक्सिमम रेंज है 100 किलोमीटर्स। इन बोथ द टेस्ट द इंटेंडेड टारगेट वाज हिट विद हाई एक्यूरेसी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मातालाफी, मातालाफी एक ट्रेडिशनल प्लांट है which is found to be rival ibuprofen, is seen in which country? The answer is option B, सेमोआ। सेमोआ ओशियानिया कंट्री में है और यहाँ पर एक प्लांट मिला है जिसका नाम है माटालाफी, आप देख सकते हैं। इसके जो पत्ते हैं वो सीवियर फीवर, बॉडी एक और गोट सिकनेस को ट्रीट करने के लिए यूज किए जाते हैं। कुछ स्टडी के द्वारा सामने आया कि आइबुप्रोफेन जो
सेम चीज है या हम कहें कि सेम बीमारी को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है, उसके लिए भी राइवल हो सकता है बिकॉज ऑफ इट्स एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, और ये उससे बेटर साबित हो सकता है। माटा लाफी एक स्मॉल ट्री होती है जिसमें रेड बेरीज होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज Psychotria insularum. It grows along the coast and in the forest of Samoa. तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि माटालाफी क्या है। तो ये एक प्लांट है जो यूज किया जाता है फीवर, बॉडी एक और गोस्ट सिकनेस को ट्रीट करने के लिए। साथ ही साथ आइबुप्रोफेन क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो यू शुड रिमेंबर बोथ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Indian city has joined UNESCO's Creative Cities Network 2021? The answer is option C, Srinagar. Srinagar joined the UNESCO Creative Cities Network 2021 on November 8, 2021 under the Crafts and Folk Arts category. This is a major recognition of the arts and crafts of Jammu and Kashmir. तो आपको याद रखना है श्रीनगर ने ज्वाइन किया यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021। जो नेचुरल प्लेसेस होती हैं, एक्चुअली आप कहीं पे भी देख लो, अगर कोई नेचुरल सीनरी वाली एरियाज में लोग रहते हैं, जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट में देखो या फिर एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ इंडिया में देखो, तो वहां के लोग नेचर के इतने करीब होते हैं कि उनका जो नेचुरल आर्ट एंड क्राफ्ट होता है वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन के तहत होता है। वैसी चीजें और कहीं पे भी बनना पॉसिबल नहीं होती। उनका एक अलग कल्चर होगा, अलग क्रिएटिविटी होगी जो कि वर्ल्डली रिकॉग्नाइज होनी भी चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which state retained its top spot in National Logistic Index Leads 2021? The answer is option D, गुजरात। गुजरात ने वापस से टॉप किया है 21 स्टेट में से ऑन द नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स लीड्स 2021। किसके लिए? उनके वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज के लिए। 2019 में भी ये पहले नंबर पे था, 2021 में भी पहले नंबर पे आया है, क्योंकि 2020 में कोई भी रैंकिंग नहीं दी गई थी ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Astronaut Wang Yaping became the first woman from which country to walk in space? नाम से ही क्लियर हो सकता है आपको, वांग यापिंग ये चाइना से बिलोंग करती हैं। ये पहली विमेन बन गई हैं, पहली विमेन एस्ट्रोनॉट टू वॉक इन स्पेस ऑन November 7 ड्यूरिंग हर फर्स्ट एक्स्ट्रा वेहिकुलर ऑपरेशन ऑन शेंजो 13 मिशन। शेंजो 13 मिशन चाइना का है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो इसकी क्रू मेंबर थी 41 इयर्स ओल्ड क्रू मेंबर, और इन्होंने ओवर 6.5 आवर्स का टाइम वहां पर spend किया along with her colleague Zai Zhigang, right? Next question, when is National Legal Services Day observed? National Legal Services Day हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है to commemorate the enactment of Legal Services Authorities Act 1987। आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि Legal Services Authorities Act कब पास हुआ? 1987 में। The day aims to create awareness among people regarding various provisions under the Legal Services Authorities Act as well as the rights of litigants। देखिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में आप सभी जानते होंगे, PIL जिसे बोला जाता है। तो हमारे क्या राइट्स हैं, हम किस तरीके से लिटिगेशन लगा सकते हैं, या क्या हमारे लीगल राइट्स होने चाहिए, उन सभी चीजों को अवेयरनेस के लिए बेसिकली ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल लीगल सर्विसेज डे। Next question, which state government has launched the Shramik Mitra scheme to provide benefits to construction workers? The answer is option A, Delhi. Delhi government ने 8 नवंबर को लॉन्च किया श्रमिक मित्र स्कीम to ensure benefits of government schemes reach construction workers in national capital। इस स्कीम के अंतर्गत टोटल 800 श्रमिक मित्र will reach out to the construction workers on their doorstep and make them aware regarding the schemes। श्रमिक मित्र से यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि जो भी हमारे श्रमिक यानी कि वर्कर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शनल वर्क्स में लगे हुए होते हैं, उन वर्कर्स के पास जाके उनसे रिलेटेड जो स्कीम्स होंगी उनके बारे में अवेयरनेस दी जाएगी, उनके बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईफिल टावर साइज्ड एस्टेरॉइड दैट इज हेडिंग टुवर्ड्स अर्थ इन दिसंबर? द आंसर इज ऑप्शन डी, 4660 नेरियस। ये जो है 4660 नेरियस, ये एक एस्टेरॉइड है जिसका साइज लगभग ईफिल टावर जितना है। इट इज हेडिंग टुवर्ड्स अर्थ इन दिसंबर अकॉर्डिंग टू नासा।
तो नासा ने इस एस्टेरॉइड को नाम दिया है 4660 नेरियस, जो कि 22.4 मीटर माइल्स अवे होगी अर्थ से दिसंबर 11 पे, जो कि बहुत पास कहलाता है, क्योंकि ये जो एस्टेरॉइड है काफी बड़ी है, तो इतने 2.4 मीटर माइल्स होने के बावजूद भी इसका प्रभाव अर्थ पे पड़ सकता है, इसका इफेक्ट पड़ सकता है, एंड वी हैव टू बी रेडी to divert its path or to bear the consequences of this asteroid, right? So ये जो डिस्टेंस है ये इनफ है कि वो अर्थ को हिट ना करे, लेकिन उसके पास से गुजरने से कई सारी जगह पे कुछ इफेक्ट्स देखने को हमें मिल सकते हैं, right? So we have to be aware about this, right? So this is all for today. Thank you so much guys, and stay connected with Edge Natural.